हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई दो साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शिवानी अपने छोटे भाई प्रेम और अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। उसकी माँ कपड़े सिलने का काम करती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन, बेटा शिवानी, आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगी। दुकान में ही रहकर आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। गांव के सरपंच की बेटी की शादी है, इसीलिए वहाँ से बहुत काम आया हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है ना, इसीलिए तुम अपना और अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और समय से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। उसके बाद कौशल्या अपनी दुकान पर चली जाती है। कौशल्या की दुकान के सामने ही एक छाया नाम की औरत की दुकान थी। जब से इस कौशल्या की बच्ची ने दुकान खोली है, मेरा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है। आज इस सरपंच के ऑर्डर मुझे मिलने वाले थे और कहाँ इस भिखारन को मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात को छाया सरपंच के घर से कुछ गहने चुरा लेती है और चुपके से उसे कौशल्या की दुकान पर रख देती है। अगले दिन, अरे सरपंच जी, गजब हो गया सरपंच, हमने शादी के लिए जो भी गहने रखे थे वो सब चोरी हो गए। क्या? हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत? तभी वहाँ पर छाया आती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं रात को आपकी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि कौशल्या एक बैग में कुछ भरकर अपनी दुकान में ले जा रही थी। हो सकता है कि वो आपके ही गहने हो। एक बार जाकर उसकी दुकान चेक कर लीजिए। सरपंच और उसकी पत्नी कौशल्या की दुकान में जाते हैं। कौशल्या थक कर वही दुकान में सो रही थी। कौशल्या की बच्ची, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मुझे सब पता है कि तू सारी रात क्या कर रही थी। अरे मालकिन, आप यहाँ? मैं रात को आप ही के ऑर्डर पूरे कर रही थी। मुझे बस थोड़ा समय और दीजिए मालकिन, मैं जल्दी ही आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, हटो यहाँ से। हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। कौशल्या सरपंच की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप मेरी दुकान में क्या चेक करेंगे? देख कौशल्या, सच सच बता दे, हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तूने रात को जो हमारे घर से गहने चुराए हैं वो वापस कर हमें, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या गहने? मैंने कोई गहने नहीं लिए हैं मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। तो ठीक है, तूने गहने नहीं लिए तो हमें एक बार दुकान की तलाशी करने दे। दोनों पति पत्नी उसकी दुकान की तलाशी करते हैं। तभी उन्हें अपने गहने दिख जाते हैं। सरपंच जी देखिए, ये रहे हमारे गहने। कौशल्या यह देखकर घबरा जाती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता ये गहने कहाँ से आए मालकिन, मैं नहीं जानती। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए मालकिन। सरपंच की पत्नी कौशल्या की खूब पिटाई करती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सरपंच जी, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए और इस चोर को पुलिस के हवाले कीजिए। मुझे पता ही था कि तुम एक नंबर की चोर हो, इसीलिए मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया। पुलिस अभी आती ही होगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कौशल्या को पकड़कर अपने साथ जेल ले जाती है। ये देखकर छाया बहुत खुश हो जाती है। तभी एक औरत शिवानी के पास जाती है और कहती है, शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, गजब हो गया, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन माँ ने क्या किया है कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है?
मैंने सुना है कि उन्होंने सरपंच के घर में चोरी की है। दोनों भाई बहन भागे भागे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस अंकल, एक बार हमारी माँ से मिलने दीजिए हमें, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं अंकल। सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद इस पुलिस स्टेशन में सबूत के बिना दोबारा मत आना। दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आप चोरी नहीं कर सकती माँ, मुझे सब पता है। फिर आपको इस तरह जेल में क्यों डाला हुआ है माँ? पता नहीं बेटा, मेरी दुकान में किसने सरपंच के गहने रख दिए। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मुझे आप पर पूरा यकीन है माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको बाहर निकलवाऊंगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं। दीदी, हम माँ को कैसे बाहर निकालेंगे और अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा दीदी? तू बिल्कुल चिंता मत कर छोटे, तू आराम से बस स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगी। उसके बाद शिवानी काम मांगने के लिए गांव में जाती है, लेकिन सभी लोग उसको अपने घर से भगा देते हैं। अरे तेरी माँ तो चोर है, चोर। तो चोर की बेटी भी तो चोर ही होगी ना, जैसी माँ वैसी बेटी। हम तुझे अपने घर में काम कभी नहीं देने वाले, समझी? पता नहीं कब क्या चोरी करके भाग जाए। चल जा यहाँ से। सभी लोग धक्के मारकर उसे अपने घर से भगा देते हैं। वो दुखी होकर एक नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गांव में कोई भी हमसे बात तक नहीं करना चाहता। सभी लोग मेरी माँ को चोर समझ रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बेगुनाह साबित करूँगी? मैं क्या करूँ भगवान, जिससे मेरी माँ बाहर आ जाए। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। तभी उसकी नजर शिवानी पर जाती है और वो उसके पास जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद शिवानी परी को वो सारी बातें बताती है। उसकी बात सुनकर परी को उस पर बहुत दया आ जाती है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर परी अपने जादू से वहाँ 2 जादुई साड़ियाँ प्रकट कर देती है। बेटा, ये जादुई 2 साड़ियाँ हैं, तुम इन दोनों साड़ियों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हर दुख दूर कर देंगी। फिर एक जादुई साड़ी से एक चुड़ैल निकलती है और वो छाया के पास जाती है और छाया की खूब पिटाई करती है। अरे चुड़ैल, तू मुझे पीट क्यों रही है चुड़ैल? झूठी औरत, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। चुपचाप पुलिस स्टेशन चल और अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। छाया भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी बातें बताती है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और कौशल्या को छोड़ देते हैं। हमें माफ कर दो, हमने उस दुष्ट औरत पर विश्वास किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, वैसे भी अमीर लोग थोड़े नादान ही होते हैं। उसके बाद कौशल्या के पास दूसरी जादुई साड़ी से बहुत सारी धन दौलत हो जाती है। अब उनकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाती है और उसी साड़ी से वो जो भी मांगते थे उन्हें वो सब मिल जाया करता था। इसी तरह अब तीनों लोग बहुत खुशी से रहने लगे थे। बहुत समय पहले की बात है, अनन्या नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। सर, आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा।
वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उसके पिता सागर बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपनी बिटिया को लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सागर घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस आकर फिर से घर का सारा काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। सागर भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन अनन्या की बुआ और फूफा उनसे मिलने आते हैं। अरे साले साहब, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हाँ भैया, देखो तो जरा, भाभी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भैया। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया बेचारी अकेली कैसे रहेगी? तो फिर तुम ही बताओ बहन, क्या करूँ मैं? गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है और नौकरी पर जाना वो भी तो जरूरी है। अरे साले साहब, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी। फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और हमारी नई भाभी लेकर आइए। उनकी बातें सुनकर सागर आस्था नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। आस्था की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। आस्था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो। जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अनन्या को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूँगी। उसके बाद सागर आस्था और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी बेटा। ये सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो आस्था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी। लेकिन उसकी बेटी माधुरी बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वो अनन्या से जलने लगी थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो। मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान ही हट गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूंगी। उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और घर की एक लौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद आस्था अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सुन कलमुही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना वेलना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम? मुझे तो कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद अनन्या घर के काम में लग जाती है। सारे दिन वो घर का काम करती है, लेकिन फिर भी आस्था उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूँगी। उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आप मुझसे कितना काम करवाती हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है। कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है ये। आस्था अनन्या को एक जोरदार चांटा मारती है। कलमुही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे।
मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे। निकल जा मेरे घर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का काम तू करेगी। और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? अनन्या सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन अनन्या का जन्मदिन था। उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रही है? चली जाए यहाँ से चुपचाप और अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर मुझे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तू इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ कैसे जिद कर रही है। इसकी पिटाई करो और इससे छीन कर ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती हैं और अनन्या से उसकी ड्रेस छीन लेती है। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली माँ। तभी वहाँ पर अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़कर जाना पड़ा। माँ, देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। मुझसे घर का सारा काम कराती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ, आप बहुत अच्छी थी, ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर में माधुरी वहाँ पर अनन्या की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी माधुरी के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। माँ, ये क्या हो रहा है माँ? ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई थी। ये साड़ी मेरे पास आई और मेरी पिटाई करने लगी। मत मारो हमें, बचाओ हमें कोई। उनकी आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी से अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया, अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ।
ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। इतना कहकर अनन्या की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अनन्या को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो जादुई साड़ी से मांग लिया करती थी और वो जादुई साड़ी पर बैठकर आसमान की सैर भी करती थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। प्रतापगढ़ नाम के एक शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का निधन हो गया था, जिस वजह से उसके पिता ने उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उर्मिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि की हाइट बहुत कम थी और वो दिखने में भी थोड़ी सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला मीरा से बहुत जलती थी। ये मीरा की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली और बौनी है। काश मेरी बेटी भी इस मीरा की तरह सुंदर होती। वहीं आरुषि बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो मीरा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसके साथ में खेलती थी और उसके काम में भी उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन आरुषि, तू इस मीरा की बच्ची के साथ मत रहा कर। ये लड़की अच्छी नहीं है। ये सिर्फ हमारी नौकरानी है और नौकरानी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मीरा मेरी छोटी बहन है। उर्मिला मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ मीरा की बच्ची, मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा कर। आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करना और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले वो कपड़े धो, समझी? उसके बाद उर्मिला बाजार चली जाती है। मीरा घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर आरुषि आ जाती है। अरे तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो, माँ बहुत गुस्सा होंगी। अगर उन्होंने आपको काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और माँ तो अभी आई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आरुषि और मीरा मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन कलमुही, ये मेरी बेटी की ड्रेस है, इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर। शाम को हम पार्टी में जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। आरुषि बड़ी हो गई है, वो पार्टी वगैरह में जाएगी तो सबकी नजरों में आएगी और उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो आरुषि की ड्रेस पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया? अब तो माँ मेरी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला और आरुषि आ जाती हैं। अरे मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई क्या अभी तक? माँ, वो अरे क्या वो कर रही है? क्या बात है, बता मुझे। माँ, वो थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसे खींच कर दो चाक मारती है। हराम खोर नालायक, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है। मैं तुझे पार्टी में नहीं लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए तूने ये सब किया है।
नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ, अचानक से कैसे जल गई ये ड्रेस। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पार्टी में आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, तू घर पर रहे और आराम कर। और तू नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। कुछ दिनों बाद अरे ये देखो, हमारी बेटी आरुषि के लिए रिश्ता आया है। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा मीरा के पास जाती है। सुन मनहूस लड़की, सारा काम अच्छे से करना है और पूरे घर को चमका कर रख। शाम को मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ, लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझी? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, सब बहुत अच्छा होगा। मैं कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगी माँ। उसके बाद मीरा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ जी बहन जी, आइए अंदर चलिए बहन जी। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। ये देखिए, ये मेरी बिटिया आरुषि है। हम इसी के रिश्ते की बात कर रहे थे। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। अरे बेटा, आप मेरी बेटी की शक्ल पर मत जाओ। मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है और साथ ही साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कर लेती है। वहीं मीरा चुपके से सब कुछ देख लेती है। तभी लड़के की नजर मीरा पर पड़ जाती है। माँ, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो जो सीढ़ी के पास खड़ी है। ये सब देखकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? माँ ने बाहर आने के लिए मुझे मना किया था। अब अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। बहन जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी तो एक ही बेटी है। माँ, मैंने वहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मेरी छोटी बहन है। मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। फिर आरुषि मीरा को बाहर लेकर आती है। लड़के वाले मीरा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर लड़के वालों के जाने के बाद, क्यों रे मनहूस, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी शक्ल बाहर मत दिखाना, फिर तू बाहर कैसे आ गई? अरे तुझसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? इस बार मीरा आरुषि को भी एक चाटा मारती है और आरुषि रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है और तूने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली। अगर शर्म है तो कहीं डूब कर मर जा। मीरा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया, तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, मैंने अपनी बड़ी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएं। मेरी मदद करो माँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी मीरा की माँ अपने जादू से 2 जादुई साड़ियाँ प्रकट करती हैं। बिटिया, तुम इन दोनों साड़ियों में से एक साड़ी अपनी बहन को दे देना और एक साड़ी तुम खुद रख लेना, लेकिन ये साड़ी सिर्फ एक बार ही अपना काम करेगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मीरा वो
साड़ियाँ लेकर अपनी बहन के पास जाती है। मेरी बहन, ये जादुई साड़ी है, इसे पहन लो बहन। अरे कहाँ मर गई ये मीरा की बच्ची, इधर आ। मीरा भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। ये देख, तेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तू जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा ले। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लगा लेती है। क्रीम को लगाते ही मीरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उधर साड़ी पहनते ही आरुषि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और अचानक से उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। क्या मीरा ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उर्मिला अपनी बेटी आरुषि को वो सारी बातें बताती है। दोनों भागी भागी मीरा के कमरे में जाती हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा जल्दी से अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, मुझे पहले की तरह खूबसूरत कर दीजिए। मीरा के इतना कहते ही मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद से उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। एक गांव में रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। रिंकी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई किया कर। किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी मत आने देना बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन सबकी गरीबी को दूर कर दूंगी। फिर आप और पिताजी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी माँ। दोस्तों, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। साल में एक बार उनके गांव में एक मेला लगता था। एक दिन रिंकी की सहेलियाँ उससे बोलती हैं, अरे यार, गांव में मेला लगा है, मैं तो आज अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी। अरे बहुत मजा आएगा आज। हाँ, मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी। बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लाऊंगी और बड़े बड़े झूले पर बैठकर झूलूंगी। और रिंकी, तू नहीं जाएगी क्या? जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी से बात कैसे करूँ? आज अपने मम्मी पापा को बोल कर देखती हूँ कि वो भी मुझे मेला दिखा कर लाएं। तीनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेला घुमाने ले चलो ना। मेरी दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रही है माँ। मेरा भी बहुत मन है माँ, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, तुम्हें तो अपने घर की हालत पता है ना। हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता है बेटी। ऐसे में हम तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले जा सकते बेटी। माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। आप बस मुझे घुमा कर ले आओ माँ। ऐसे घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना। आप प्लीज मुझे मेला दिखाने ले चलो ना। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी? पिताजी, आपको पता है ना पिताजी, हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है और ये मेला साल में सिर्फ एक बार ही लगता है। क्या आप मुझे मेला घुमाने ले चलोगे पिताजी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं खर्च कराऊंगी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज शाम को ही मेला घूमने जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो बेटी? रिंकी अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन भर शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही, अरे माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हमें तो आज मेला देखने जाना है ना। देखो ना माँ, कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए पिताजी? माँ, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं
उसके बाद सभी मिलकर मेले में घूमने जाते हैं। बेटा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तुम्हारा कुछ भी लेने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन तीनों को एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, मुझसे ये साड़ी खरीद लो बेटा, तुम्हारा भला होगा। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैं कुछ खाना खा लूंगी। देखिए बुढ़िया माई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही हमें इस साड़ी की जरूरत है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी साड़ी खरीद ले बेटी। माँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप इनसे ये साड़ी खरीद लीजिए ना। ये तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी ने पूरे मेले में एक भी चीज नहीं खरीदी। अब वो ये साड़ी मांग रही है तो मैं ये साड़ी उसे जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद रिंकी की माँ वो साड़ी खरीद लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर रिंकी उस साड़ी को पहन लेती है। आजा बेटा, खाना खा ले रिंकी बेटा। रिंकी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो खाने के कटोरे को हाथ लगाती है तो वो कटोरा अचानक से सोने में बदल जाता है। अरे, इस कटोरे का कलर कैसे बदल गया माँ? उसके बाद रिंकी खाने की मेज को हाथ लगाती है और देखते ही देखते वो पूरी मेज एक सोने की मेज में बदल जाती है। उसके माता पिता ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सोने का लग रहा है। थोड़ी देर बाद रिंकी की माँ उसे फूलदान देती है। बिटिया, जरा इसे हाथ लगाओ। रिंकी अपने हाथों से उस फूलदान को पकड़ती है और वो फूलदान भी सोने में बदल जाता है। बेटा, अब जल्दी से तुम ये साड़ी चेंज कर लो। फिर रिंकी वो साड़ी चेंज कर लेती है। उसके बाद रिंकी खाना खाती है। साड़ी चेंज करने के बाद उसके घर का कोई भी सामान सोने में नहीं बदलता। मुझे सब समझ में आ गया है, ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये किसी की जादुई साड़ी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो बेटा, इस जादुई साड़ी के बारे में तुम कभी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसका परिवार बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरे गांव में उसके चाचा चाची रहा करते थे। अरे, आपको क्या पता, आपके बड़े भाई साहब आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। कल तक वो कहाँ 2 कौड़ी के मजदूर थे और आज अरबपति बने बैठे हैं। जरा पता लगाओ उनके हाथ ऐसा क्या लगा है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। उसके बाद रिंकी के चाचा चाची गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आजकल बहुत तरक्की कर ली है, ऐसा क्या शुरू कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं बहन, बस 2 वक्त की दाल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपकी भाभी तो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। आप अपने भैया से ही बात उगलवाने की कोशिश करो और पता करो कि इनके हाथ में अचानक लगा क्या है। तुम चिंता मत करो जानू, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक दिन रिंकी की चाची छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उसे जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है, उनके अमीर बनने का एक राज है। क्या? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अरे, इनके पास जादुई साड़ी है। ये उस साड़ी को पहनकर जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। मैं समय मिलते ही उस साड़ी को उनसे चुरा लूंगी, उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, लेकिन ध्यान से करना, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ।
चाची चुपके से एक दिन वो साड़ी चुरा ही लेती है। फिर अगले दिन, अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है बहन जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, घर पर पिंटू अकेला है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है। इतना कहकर दोनों चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, रिंकी बेटा, जाओ बेटा, अंदर जाकर वो साड़ी लेकर आओ, हमें गरीबों में कुछ पैसे बांटने हैं। रिंकी साड़ी लेने जाती है, लेकिन रिंकी को वो साड़ी कहीं नहीं मिलती। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, वहाँ तो साड़ी है ही नहीं माँ। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो साड़ी ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो साड़ी कहाँ है। क्या? तो बताओ न माँ, वो साड़ी कहाँ गई है? तुम्हारे चाचा चाची वो साड़ी चुरा कर ले गए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। उसके बाद उसके पिता उसके चाचा के पास फोन करते हैं। अरे भैया, आपको हम चोर नजर आते हैं क्या? हम आपके घर में आकर साड़ी चुराएंगे? अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। गुस्से में उसका चाचा फोन काट देता है। एक दिन उसकी चाची साड़ी पहनकर अपने बेटे पिंटू को छू देती है। पिंटू तुरंत सोने में बदल जाता है। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी आओ जी, ये देखो हमारे पिंटू को क्या हो गया है। पिंटू! चाचा भागा भागा पिंटू के पास आता है और देखता है, अरे ये तो सोना बन चुका है। उसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर रिंकी के पास जाते हैं। ये रही तुम्हारी साड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहन, ये सब कुछ तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमारे बेटे को मत दो। तभी रिंकी साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। रिंकी कितना कहते ही पिंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद उसके चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अब रिंकी और उसका परिवार एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रोशनी अपने पिता संजय के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से अब उसके पिता को ही उसका पालन पोषण करना पड़ रहा था। ऐसा करते करते संजय बीमार पड़ जाता है। फिर एक दिन संजय से मिलने उसकी साली चमेली आती है। अरे जीजू, ये कैसी हालत बना रखी है आपने? दीदी तो चली गई, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप भी चले जाओगे। अरे कम से कम रोशनी के बारे में तो सोचो जीजू। चमेली, अब तू ही बता, क्या करूँ मैं? तेरी दीदी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मेरी बेटी को संभालने वाला कोई नहीं है चमेली। जीजू, आप मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, आपको एक साथी भी मिल जाएगा और साथ ही साथ रोशनी को एक माँ भी मिल जाएगी। फिर आप बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकते हो। ये तो कैसी बातें कर रही है चमेली? सौतेली माँ को लाकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिर कौन सी औरत है जो मेरी बेटी को अपनी सगी माँ की तरह प्यार करेगी? कोई बात नहीं चमेली, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल लूँगा। जीजू, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी एक सहेली है अंजू, बेचारी बहुत गरीब है और बहुत अच्छे दिल की लड़की है। वो रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगी। अपनी साली की ये बात सुनकर संजय थोड़ा खुश हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद संजय और अंजू की शादी हो जाती है। दोस्तों, अंजू बहुत ही चालाक और मतलबी औरत थी। वो सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करती थी। संजय अंजू को अपने घर लेकर आता है। अरे रोशनी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करेंगी
अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अब बस तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई ही करनी है। वाह पिताजी, आप मेरे लिए नई माँ लेकर आए हो। मेरी नई माँ कितनी सुंदर है ना पिताजी। रोशनी खुशी से नाचने लगती है। कुछ दिन तो अंजू रोशनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अंजू, अब मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपनी बेटी का तो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाइए और जाकर जल्दी आइए। संजय काम के लिए शहर चला जाता है। संजय के जाते ही अंजू रोशनी को पीटने लगती है। सुन लड़की, बहुत हो गया तेरी माँ बनने का नाटक। अब मेरी बात सुन ले चुपचाप। मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करना है, नहीं तो मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी, समझी? और तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। अरे माँ, आप मजाक क्यों कर रही हो मेरे साथ? अंजू रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब बता, कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं माँ, मैं वादा करती हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। आज से तो स्कूल नहीं जाएगी और घर का सारा काम भी करेगी। अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताने की कोशिश भी की तो तेरे बाप को मैं गोली मरवा दूंगी और उसे तेरी माँ के पास ऊपर भेज दूंगी। जा यहाँ से, खड़ी खड़ी टाइम पास मत कर, घर के काम में लग जा। अंजू दिन भर फोन पर गप्पे मारती थी, वहीं बेचारी रोशनी घर का सारा काम करती थी। कुछ दिनों बाद उसके पिता शहर से वापस आ जाते हैं। उस समय रोशनी अंजू की साड़ी को प्रेस कर रही थी, लेकिन वो साड़ी थोड़ी सी जल जाती है। तभी वहाँ पर अंजू आ जाती है। हरामखोर रोशनी, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी नहीं जलाई, मुझसे गलती से हो गया माँ। आज तो मैं तेरी मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। अंजू रोशनी को बुरी तरह से पीटने लग जाती है। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे मत मारिए, मुझे बचाइए कोई। तभी वहाँ पर उसके पिता संजय आ जाते हैं। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अच्छा, तो तूने सब कुछ देख लिया। फिर संजय अंजू के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी अंजू भी संजय को 2 थप्पड़ मारती है। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो तुम दोनों बाप बेटी को जेल भिजवा दूंगी। अंजू की ये बात सुनकर संजय थोड़ा डर जाता है। अब संजय के सामने ही वो रोशनी से सारे घर का काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। आज तेरी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हो रही है। काश मैं दूसरी शादी ही नहीं करता। कोई बात नहीं पिताजी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक दिन रोशनी की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती हैं। अरे रोशनी, चलो खेलने चलते हैं, हम लोग बहुत दिन से कहीं खेलने नहीं गए हैं। ए चिल्ला पार्टी, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी भी रोशनी की तरह ही पिटाई होगी। गंदी आंटी, हमें डराओ मत, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, समझी आप? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चल भाग यहाँ से गंदी आंटी चुड़ैल। अंजू गुस्से में उनकी ओर बढ़ती है। तभी सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। कितने बदतमीज बच्चे हैं, पता नहीं किसकी माँ के हैं। इनकी माँ ने तो इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। एक दिन रोशनी का जन्मदिन होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोशनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिटिया, आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? पिताजी, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दीजिए। तभी वहाँ पर अंजू आ जाती है। अरे पैसे क्या पेड़ पर लटकते हैं जो तुझे ड्रेस लाकर दें? जो ड्रेस रखी है वही पहन चुपचाप,
तुझे कौन सा कहीं जाना है? घर में रहकर काम ही तो करना है सारे दिन। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। आज मैं इसके लिए अच्छा सा उपहार लेकर आऊंगा। अंजू उसके पिता को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे मोटी बुद्धि के आदमी, कितनी बार कहा है तुझसे मेरे सामने जुबान मत चलाया कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा ही किया कर। इस घर में कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा। फिर अंजू संजय का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर रोशनी जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ देखो ना माँ, आपके बगैर मेरे पिताजी की क्या हालत हो गई है। काश आप मेरे साथ होती तो आज हम सब खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाते। तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे पता है तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद उसकी माँ रोशनी को एक जादुई साड़ी देती है। बेटा, आज तुम ये साड़ी अपनी नई माँ को देना। इस साड़ी को पहनने के बाद तुम्हारी नई माँ बिल्कुल सुधर जाएंगी और मेरी तरह तुम्हें प्यार करने लगेंगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। रोशनी खुशी खुशी अपनी नई माँ के पास जाती है। माँ, कुछ दिनों पहले आपकी साड़ी जल गई थी ना? आज मैं आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई हूँ। ये देखिए माँ, इसे पहन लीजिए। आप इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगेंगी। अंजू वो साड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये साड़ी तुम मेरे लिए लाई है? कितनी सुंदर साड़ी है। तो रुक, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। अंजू जल्दी से वो साड़ी पहनकर बाहर आती है और देखती है कि रोशनी झाड़ू लगा रही थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी छोटी सी बच्ची हो, इतना सारा काम कैसे करोगी? छोड़ो झाड़ू, चलो ये काम मैं कर लूंगी। जाओ, तुम थोड़ी देर अपनी सहेलियों के साथ खेल कर आओ। नहीं नहीं माँ, मेरे खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, आप आराम कीजिए माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, जाओ बाहर खेल कर आओ। रोशनी खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अंजू संजय के पास जाती है। सुनिए जी, आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है। आप उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आओ और एक सुंदर सी ड्रेस भी लेकर आना। आज हम उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अंजू की ये बात सुनकर संजय हैरान हो जाता है और शाम को रोशनी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब अंजू रोशनी को बहुत प्यार करने लगी थी। अरे, ये औरत अचानक बदल कैसे गई? फिर रोशनी अपने पिता को अपनी माँ की जादुई साड़ी के बारे में वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। अब तीनों मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।